नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्वावलोकन की सीरीज़ में हम पॉलिटी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और इसी क्रम में हम आज नया अध्याय शुरू करेंगे, राजभाषा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधी प्रावधान है, ठीक है? तो अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि राजभाषा किस भाग में है? भाग 17 में, और अनुच्छेद 343 से 351 तक इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 343 वन के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद करता है? 343 एक, ध्यान रखेंगे। 3431 संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप है, ठीक है? तो संघ और शासकीय जो प्रयोजन है उसके लिए जो भारतीय अंकों का रूप यूज किया गया वो कैसा है? अंतर्राष्ट्रीय है। अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह राजभाषा के संबंध में आयोग गठित कर सकता है। अनुच्छेद 344 में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन कर सकता है। आर्टिकल को याद रखेंगे, 344 में राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि राजभाषा के संबंध में कोई आयोग गठित करे, ठीक है? ध्यान रखेंगे। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 यानी 1955 में पीजी खेर की अध्यक्षता में हुआ था। प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है कि प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ? 1955 में हुआ, और किसकी अध्यक्षता में? बीजी खेर की अध्यक्षता में, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 344(4) के तहत राजभाषा 30 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रावधान है, ठीक है? तो आर्टिकल 344 के 4 में जो है के तहत एक राजभाषा आयोग का गठन का समिति का संयुक्त संसदीय समिति के गठन की बात की गई है, जिसमें 30 सदस्य होंगे, अनुच्छेद 344(4) में। आगे देखेंगे, इस समिति में लोकसभा से 20 सदस्य तथा राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे, ध्यान रखेंगे। तो जो समिति बनेगी 30 सदस्यों वाली, ठीक है, राजभाषा के संबंध में, इसमें 20 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा संबंधी उपबंध है। राजभाषा संबंधी इसके राज्य के लिए जो राजभाषा संबंधी उपबंध है वो किसमें है? अनुच्छेद 345 में है। अनुच्छेद 346 के तहत एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा का उल्लेख है। और 346 में क्या लिखा गया है? क्या प्रावधान है? एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जो भी पत्राचार होगा उस राजभाषा का उल्लेख किया गया है, ठीक है? अनुच्छेद 347 के अनुसार किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, ठीक है? तो ये 347 ये प्रावधान करता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोले जाने वाली जो भाषा है उसके संबंध में विशेष उपबंध है। यानी कि कोई राज्य है, उसकी एक विशेष जनसंख्या है जो विशेष भाषा बोलती है, ठीक है? उसके लिए विशेष उपबंध किया गया है 347 में, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, 14 सितंबर 1949 को हिंदी संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित की गई, ठीक है? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। प्रश्न इस प्रकार बनता है कि हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 348 के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की और अधिनियमों, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा संबंधी उपबंध है। प्रश्न अगर इस प्रकार बनता है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में प्रयोग होने वाली भाषा का संबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? 348 में। बहुत महत्वपूर्ण है, इसका ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग होने वाली भाषा का संबंध जो है 348 में किया गया है। अनुच्छेद 348(1) के तहत प्रावधान किया गया है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी भाषा में होंगी। देखिए, 348 कै में ये कहा गया है, 348 कै में, ठीक है? 348 में तो उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की भाषाओं के संबंध में प्रावधान किया गया है, और 348(1) के कै में यह प्रावधान किया गया है कि जो भी कार्यवाही होगी वो किस में होगी? अंग्रेजी में होगी, ठीक है? इसमें की जाएगी, अंग्रेजी में की जाएगी। अनुच्छेद 350 कै के तहत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा दी जाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में किया है? 350 कै में। कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, ठीक है? ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 350 कै में भाषाई
अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ठीक है, 350 ख में ये प्रावधान किया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनकी भाषाएं वर्ग के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के निर्देश है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, कि हिंदी भाषा के विकास में जो निर्देश दिए गए हैं कौन से अनुच्छेद में? 351 में। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में किसी भी भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। भारतीय संविधान में जो भाषाएं अधिकृत की गई हैं वो किसमें की गई है? 8वीं अनुसूची में की गई है। ठीक है, ध्यान रखना। संविधान के प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल थी। बाद में 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1967 में पहली जो है 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। तब 21वें संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है, दोनों चीज पूछता है, संशोधन भी पूछता है, भाषा भी पूछेगा और क्रम भी पूछ लेता है कई बार। ठीक है, आगे देखेंगे, 71वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है, 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। संविधान संशोधन 71वां 1992, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं 8वीं अनुसूची में। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो 7 जनवरी 2004 से प्रभावी में आई। ठीक है, आगे देखेंगे, और 96वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ठीक है, उड़िया भाषा का नाम, शास्त्रीय भाषा का दर्जा तो दिया गया है, उड़िया भाषा का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? ओडिया कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ओडिया। ठीक है, और एक बार देख लेंगे, सॉरी, 96वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया 2011 में। ठीक है, संविधान संशोधन कौन सा था? 96, 96वां संविधान संशोधन, और 2011 में उड़िया का नाम का क्या कर दिया गया? ओडिया कर दिया गया, ओडिया। ये ध्यान रखेंगे, देख लीजिए एक बार ध्यान से इसको। ठीक है, ओडिया। आगे देखेंगे, इस प्रकार वर्तमान में जो है वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। ठीक है, और भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की भाषा ब्राहुई है, जो बलूचिस्तान की भाषा है, ये ध्यान रखना। तो अभी हमने व्याख्या देखी, इससे संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? ये 345 में, ये ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषा अपनाने की प्रक्रिया है? 345 में। आगे देखेंगे, ठीक है, प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत की जो आधिकारिक भाषा है उसके जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन किस तरीके से कर सकती है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, दिया है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, या अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। देख लेंगे एक बार। देखिए, यूपीपीसीएस प्री में भी आया, मेंस में भी आया है। मेंस में पहले आया, प्री में बाद में आया। ठीक है, एक बार देख लेंगे क्यों स्टार लगाया। हिंदी रूप में यह प्रश्न पूछा गया, प्रतीत हो रहा है कि भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा से संबंधित प्रावधानों में संसद अपने सदस्यों के किस बहुमत द्वारा संशोधन करने के लिए सशक्त है। ठीक है, यानी बहुमत पूछा है कि किस बहुमत से जो है भाषा संबंधित संशोधन किया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि संविधान के भाग 17 के अंतर्गत अनुच्छेद 343, 344, 346 और 348 एक ख के तहत संघ की राजभाषा के विषय से संबंधित प्रावधान दिए हुए हैं। दूसरी ओर प्रश्न के अंग्रेजी रूप से यह प्रश्न पूछा गया है, प्रतीत हो रहा है कि संविधान के अंतर्गत संसद अपने किस बहुमत द्वारा संघ की राजभाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन करने के लिए अधिकृत है। ठीक है, इंग्लिश का जो इंग्लिश में लिखा गया उसमें अलग क्वेश्चन की मीनिंग निकल रही है और हिंदी में अलग निकल रही है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं। अब दोनों का आंसर देंगे, प्रश्न के हिंदी के अनुरूप भी और इंग्लिश के। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्रश्न के हिंदी रूप व अंग्रेजी रूप में क्रमशः भारत की आधिकारिक भाषा एवं ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नामक पदावली का प्रयोग किया गया है, जो कि तकनीकी रूप से सही नहीं है। ठीक है, टेक्निकली रूप में सही नहीं है कि भारत की आधिकारिक भाषा और ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय संविधान में भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, भारत की राजभाषा पदावली का प्रयोग नहीं हुआ है।
संघ की राजभाषा एवं द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टर्म्स का प्रयोग किया है, ये ध्यान रखेंगे। तो संविधान में किया गया वो संघ की राजभाषा और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन का प्रयोग किया है। भारत की राजभाषा यानी आधिकारिक भाषा के बारे में नहीं है, ठीक है। अतः प्रश्न में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया या भारत की आधिकारिक भाषा पदावली के प्रयोग से भ्रम पैदा होता है, इस दृष्टि से प्रश्न यह गलत हो गया था। बस ये बात है, देख लेंगे आगे। ठीक है, चलिए देख लेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लेखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? तो बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, यही सही है, ठीक है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। अंगिका संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, ये भी गलत है, ठीक है। राज्य भाषीय भाषीय अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने को बाध्य कर सकता है, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 4, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। और 351 में की बात की जा रही है यहाँ पे, सॉरी 350 कै की, ठीक है। 351, ये 350 कै में बोला गया है, ये जो है प्राथमिक स्तर पर जो है मातृभाषा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। 350 कै में, अनुच्छेद 350 कै में। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 5, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो जो प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ वो अनुच्छेद 344 के तहत हुआ। कब हुआ? 1955 में, जो है बीजे खेर की अध्यक्षता में। ध्यान रखें, 1955 में हुआ था प्रथम राजकीय भाषा का गठन, 1955 में बीजे खेर की अध्यक्षता में। और किस आर्टिकल संबंधित है? 344 से। आगे देख लेंगे। देखिए, इसकी व्याख्या एक बार पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। देखिए, 7 जून 1955 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया था। 1956 में अपना प्रतिवेदन इन्होंने राष्ट्रपति को सौंपा और 1957 में एक संसदीय समिति द्वारा इस रिपोर्ट का परीक्षण किया गया, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। अगर प्रश्न इस प्रकार आता है कि जो राजकीय भाषा आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है, उसके लिए एक समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट के परीक्षण के लिए, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित गोविंद वल्लभ पंत, ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक है। बोर्ड मार्क्स से आप याद कर लीजिए। बोडो, हिंदी में लिख देता हूं मैं, बोडो, डोगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। 4 भाषाएं इसी प्रकार याद कर लीजिए, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली, ठीक है। 4 भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में, ठीक है। और 92 संविधान संशोधन 92 हुआ, 92 हुआ। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, तो इसमें जो है संथाली राइट आंसर होगा, डी। और एक कोंकणी, मणिपुरी, ठीक है, और नेपाली, ठीक है, ये 71 संविधान संशोधन से जोड़ी गई थी। और सिंधी 21 संविधान संशोधन से जुड़ी गई थी, 21वें संविधान संशोधन से, 15वीं भाषा। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं में सम्मिलित नहीं थी? 1993 की बात कर रहे हैं, तो ये तो इसमें दिया मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, चारों दे दी। ये तो 2003 की है चारों ही, गलत हो गया क्वेश्चन। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो अभी पढ़ा हमने, बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, एक जो है एक 92वां संविधान संशोधन था, ठीक है, 2003 में आया था, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? देखिए, कोंकणी है, नेपाली है, उर्दू है, उर्दू भी है, ध्यान रखेंगे। भोजपुरी नहीं है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 10, संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? ठीक है, सिंधी जोड़ी गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 21वां संविधान संशोधन द्वारा 1961 में, 21वां,
आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 11, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है बोला गया है? तो राजस्थानी नहीं है, ध्यान रखेंगे। सी, गुजराती है, कश्मीरी है, डोगरी है, राजस्थानी नहीं है। याद रखते चलिए, राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 12, 71वें संविधान संशोधन की 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, नमक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 13, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया अंग्रेजी, अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी नहीं है, अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में नहीं है, ये राइट आंसर होगा। हिंदी है, संस्कृत है और उर्दू भी है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 18, 17, 20, गलत हो गया भैया, 22 है, स्टार्टिंग में 14 थी, ठीक है। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 15, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में माननीय राजकीय भाषाएं 22। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? संस्कृत को भाई उत्तराखंड ने किया है, ठीक है। तो राज्य की द्वितीय राजभाषा है उत्तराखंड, उत्तराखंड ने किया है, सॉरी, संस्कृत, संस्कृत, ध्यान रखेंगे। ये 2010 में किया गया था, ठीक है। और 2019 में, 2010 में जो है उत्तराखंड ने जो है संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया, पहले हिंदी है। और 2019 में हिमाचल प्रदेश ने संस्कृत को द्वितीय राजभाषा बनाया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, दूसरा राज्य बना हिमाचल प्रदेश। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 17, संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाली सर्वाधिक है? मतलब सर्वाधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? बंगाली, ये ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में बंगाली। पहले क्रम में हिंदी है, दूसरे क्रम में बंगाली है, तीसरे क्रम में मराठी है, ध्यान रखना। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का कौन सा सही अवरोही क्रम है? ठीक है, देखिए, बंगाली सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद मराठी, ठीक है, उसके बाद तेलुगु और फिर तमिल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा वैसे हिंदी बोली जाती है, मतलब हिंदी बोलने वाले हैं, फिर बंगाली बोलने वाले हैं, फिर मराठी बोलने वाले हैं, फिर तेलुगु बोलने वाले हैं, फिर तमिल बोलने वाले हैं। 1 2 4 3 राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? देखिए, तो बदलता रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार 43.60 जो है लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है, 43.63%, ये याद रख लेंगे बस, 2011 की जनगणना के अनुसार। आगे देखेंगे। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? ब्रोही, ठीक है, ब्रोही जो है ये बलूचिस्तान की भाषा है, लेकिन भाषा शास्त्रीय की दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बलूचिस्तान में बोली जाती है। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, ऊपर में से किसको या किनको सरकार ने श्रेणी क्लासिक यानी शास्त्रीय भाषा घोषित किया है? ठीक है, कौन कौन सी भाषा शास्त्रीय है? ठीक है, कन्नड़ और तेलुगु जो है ये दोनों शास्त्रीय भाषा है, गुजराती शास्त्रीय भाषा नहीं है, ठीक है। मलयालम है, एक बार पूरी देख लेते कौन कौन सी, देखिए। ये प्राचीन साहित्य परंपरा का संरक्षण और संवर्धन करने हेतु शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब भारत सरकार में कुल 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। अगर प्रश्न इस प्रकार आए कि कितनी शास्त्रीय भाषाएं को दर्जा, कितनी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है, तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से तमिल है, तमिल को 2004 में दिया था, और संस्कृत को 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को 2008 में, मलयालम को 2013 में, और उड़िया को ध्यान रखना 2014 में। अभी नई जो शास्त्रीय भाषा बनी है उड़िया है, ठीक है, पहले उड़िया का नाम उड़िया कर दिया गया है, 2014 में जो है इसको अभी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो अगर नवीनतम पूछे तो नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया, 2014 में दिया गया। और अगर पूछे प्राचीनतम, तो प्राचीनतम है तमिल शास्त्रीय भाषा।
तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गई और ओडिया हो गई। आगे देखेंगे। तो आज यहाँ पे जो है भाषा से संबंधित अध्याय समाप्त होता है और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन, जिसमें पंचायती राज या नगर निगम प्रणाली आती है। ठीक है, धन्यवाद।